विद्यार्थियों, आज हम लोग आव्यूह की दूसरी कक्षा पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आव्यूह की पहली कक्षा पढ़ाई थी और पहली कक्षा में हमने आपको यह बताने का प्रयास किया था, यह समझाने का प्रयास किया था कि आव्यूह की अवधारणा क्या होती है, आव्यूह कहते किसे हैं, आव्यूह को परिभाषित कैसे किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। एक बार हम लोग पुराने क्लास को रिकॉल कर लेते हैं जिससे चीज़ें समझ में आ जाएं और हम लोग कनेक्ट हो जाएं आव्यूह से। विद्यार्थियों, हमने बताया था कि जब पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखे गए मानों को किसी बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, संग्रहित कर दिया जाए, तो इसी व्यवस्था को आव्यूह कहा जाता है। यानी जब पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखे गए मानों को किसी बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाए, ये आव्यूह कहलाता है। जैसे हमने पूरी बात बिल्कुल विधिवत आपको 34 मिनट के लेक्चर में समझाई थी कि इसे पहली पंक्ति कहते हैं, इसे दूसरी पंक्ति कहते हैं, इसे तीसरी पंक्ति कहते हैं, इसे पहला स्तंभ कहते हैं, इसे दूसरा स्तंभ कहते हैं और इसे तीसरा स्तंभ कहते हैं। अब किसी को भी जो हमारे पुराने वीडियो को देखा था, पिछले वाले वीडियो को, उसमें से किसी भी विद्यार्थी को यह कहने में बिल्कुल समस्या नहीं होगी कि जो आव्यूह दिया गया है इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। यानी जो आव्यूह है यह 3 गुणते 3 कोटि का है, यह 3 गुणते 3 क्रम का है। और हमने आपको बताया था कि जो आव्यूह की कोटि या क्रम संख्या होती है वह किसी आव्यूह के दाईं ओर नीचे की तरफ लिखा जाता है। यानी यहाँ लिख देंगे 3 गुणते 3। अब कोई व्यक्ति जो आव्यूह के अंदर बिना झांके, बिना देखे, बिना अवयवों को गिने, बिना पंक्तियों की गणना करे, बिना स्तंभों की गणना किए, ये पूर्णतः बता सकता है इस क्रम संख्या या कोटि संख्या को देख करके कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां, कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या क्या है, 3 गुणते 3 कोटि का है। और इस आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं। हमने बताया था कि जब अवयव या तत्व की बात करें तो अवयव या तत्व का मतलब होता है कि इस आव्यूह के अंदर यानी इस बड़े ब्रैकेट के अंदर कुल कितने अवयवों को व्यवस्थित किया गया है। तो कुल 9 अवयव हैं, गिनना नहीं है, इस यहाँ से गिनती नहीं करनी है। यहाँ पर जो अवयव हैं इसी का आपस में हमको गुणा कर देना है। तो 3 त्रिक का 9, यहाँ पर अवयवों की कुल संख्या विद्यार्थियों हो जाएगी 9। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अवयव की संख्या है या तत्व की संख्या है वह कितनी है, 9। 9 अवयव या कुल 9 तत्व हैं। अब आज हम लोग इसके आगे चलते हैं और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। अब अगले पार्ट में हम लोग कुल मिलाकर के अब आव्यूह के प्रकार की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जब हम लोग आव्यूह पढ़ लेंगे, आव्यूह के प्रकार पढ़ लेंगे तो सीधे प्रश्नावली में अपने मुद्दे पर आ जाएंगे। लेकिन बिना इन सब चीज़ों को समझे सीधे प्रश्नावली में प्रवेश कर जाना, ना तो हम संतुष्ट हो पाएंगे, ना तो आप, और ना ही आपको आव्यूह के बारे में गहराई से जानकारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी खास बात है विद्यार्थियों कि यह ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एक भी सूत्र नहीं याद करना है, एक भी सूत्र नहीं रटना है। कोई सूत्र नहीं है, सूत्र विहीन टॉपिक है एक प्रकार से आप कह सकते हो। केवल इसमें आपको आव्यूह के प्रकार समझ में आ जाएं, आव्यूह की सही ढंग से अवधारणा समझ में आ जाए, फिर आपको आव्यूह कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस 1, 2 से 3 बार इस वीडियो को आप एकाग्रता के साथ देख लेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे विद्यार्थियों आव्यूह के प्रकार। क्या देखेंगे, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार
विद्यार्थियों आव्यूह बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में है, जो इंटरमीडिएट स्तर पर रखा गया है, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग आव्यूह के प्रकार की जब बात आती है तो जो सबसे पहले आव्यूह को हम लोग पढ़ते हैं उस आव्यूह को कहा जाता है क्षैतिज आव्यूह। कैसा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षैतिज आव्यूह कहते किसे हैं, क्षैतिज आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, या फिर अगर कहीं पर एक आव्यूह लिखा गया हो तो कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि जो आव्यूह दिया गया है यह क्षैतिज आव्यूह है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्षैतिज आव्यूह की अवधारणा होती क्या है। ध्यान से देखना विद्यार्थियों। चलिए, ये मैंने एक आव्यूह लिखा। अब आप ये बताएं सबसे पहले कि इस आव्यूह की कोटि या क्रम संख्या क्या होगी। विद्यार्थियों, मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि कोई भी आव्यूह दिया गया हो, उसमें लिखा हो या ना लिखा हो, हमारी बुक में दिया हो या ना दिया हो, प्रश्न को बनाने वाला उसमें लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन जब कोई भी आव्यूह हमारे सामने आएगा तो सबसे पहले हम लोग उस आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या अवश्य लिखेंगे। इससे बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं और आव्यूह सरल बन जाता है, हमारी प्रश्नों को हल करने में मदद मिलती है। अब देखें हम लोग, तो इसमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति यानी पंक्ति की संख्या 2 है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ यानी स्तंभ की संख्या 3 है। अगर इस आव्यूह पर विचार करें, ध्यान दें, तो यहां पर विद्यार्थियों पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 3 है। क्या इस आव्यूह को देखकर कुछ विशेषता नजर आ रही है? बिल्कुल। क्या विशेषता नजर आ रही है कि इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कम है। किससे कम है? स्तंभों की संख्या से। यानी पंक्ति की संख्या केवल 2 है और स्तंभ 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा है। दोनों एक ही चीज होते हैं ना। चलिए हम लोग एक बात करें कि यहां पर पंक्ति संख्या कम है। किससे कम है? स्तंभ संख्या से। कितनी कम है? 1 2 3 4, ये कोई मैटर नहीं रखता, बस कम है कि नहीं ये हमें मुद्दा है। तो क्या पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है? बिल्कुल कम है। तो ध्यान देना कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। आपको याद करने के लिए बता दूं कि यहां लिखा है क्षैतिज आव्यूह, और क्षैतिज कहते हैं पंक्ति संख्या को। हमने बताया था कि पंक्ति क्षैतिज में लिखी जाती है और स्तंभ ऊर्ध्वाधर में लिखा जाता है। तो क्षैतिज आव्यूह का मतलब पंक्ति, एक प्रकार से क्षैतिज पंक्ति, और पंक्ति कम होगी। क्षैतिज मतलब पंक्ति, यानी इसमें पंक्ति कम होगी। किससे कम होगी? स्तंभ से। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद जो अगला आव्यूह होता है उस आव्यूह को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कैसा आव्यूह? आप पहली बार लिखने का प्रयास न करें, पहले वीडियो में केवल लेक्चर को सुने, फिर दूसरे वीडियो में आपके पास अभी विकल्प है, एक वीडियो 1 सप्ताह तक आपकी वेबसाइट पे पड़ा रहेगा, उसके बाद ही उसको डिलीट किया जाएगा। तो उसके बाद एक बार आप लोग क्लास को अच्छे से सुने, उसके बाद दूसरे राउंड में आप लोग नोट्स बनाएं, फिर उसके बाद तीसरे राउंड में एक बार सुने, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसे भी हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं।
इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 ना, इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 3। और स्तंभ कितने हैं? 4। 1 2 3 4। अब इसमें बताइए, इसमें क्या लग रहा है? इसमें देखिए, हमने ये भी एक क्षैतिज आव्यूह का ही उदाहरण फिर से लिख दिया है। इसी थोड़ा हम लोग इसको चेंज करते हैं एग्जाम्पल को और शार्ट करते हैं, ठीक। यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह में स्तंभ कम होने चाहिए। किससे? पंक्तियों से। 1 2 3 4 5 6। चलिए अब यहां पर देखिए, इस आव्यूह में कुल कितनी पंक्ति हैं? 3। कितनी पंक्तियां हैं? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं? 2। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान देना कि आव्यूह कोई भी हो और आव्यूह किसी भी प्रकार का हो, जब हम लोग कोटि संख्या या क्रम संख्या लिखेंगे तो सदैव और सदैव पंक्ति संख्या को पहले लिखेंगे और स्तंभ संख्या को बाद में। यह गलती मत कर देना कि स्तंभ पहले लिख दो, पंक्ति बाद में। ये अशुद्ध हो जाएगा, प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक। तो हरदम पंक्ति संख्या को पहले लिखते हैं और स्तंभ संख्या को बाद में। जैसे जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में जब किसी बिंदु को दर्शाते हैं तो पहला मान x अक्ष का लिखते हैं, दूसरा मान y का लिखते हैं। तो उसी प्रकार पहले हम पंक्ति संख्या को प्रदर्शित करेंगे, फिर स्तंभ संख्या को। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्तंभ पहले लिख दें और पंक्ति बाद में। चलिए अब यहाँ आप देख करके बताइए किस आव्यूह की क्या विशेषता दिखाई दे रही है। इस आव्यूह की विशेषता यह दिखाई दे रही है कि इसमें स्तंभ कम है। किससे कम है? पंक्ति से। हाँ, यहां पर क्या था कि पंक्ति कम थी। किससे? स्तंभ से। और यहां स्तंभ कम है। किससे? पंक्ति से। तो हम लोगों ने क्षैतिज में क्या देखा था कि जब पंक्ति कम हो स्तंभ से तो क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर में जब स्तंभ कम हो पंक्ति से तब ऊर्ध्वाधर। तो ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते। देखिए एकदम सिंपल तरीके से पहले ये बताएंगे कि किसकी संख्या कम है, फिर बताएंगे किससे कम है। बस परिभाषा पूरी। यहां देखिए, पंक्ति की संख्या कम है। किससे? स्तंभ की संख्या से। तो यह क्षैतिज आव्यूह। और यहां देखिए कि स्तंभ की संख्या कम है। किससे? पंक्ति की संख्या से। तो यहां पे क्या होगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह, और ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहा जाता। ध्यान देना, पंक्ति संख्या पहले लिखी जाती है और स्तंभ संख्या बाद में। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इसके क्रम को हम लोग परिवर्तित कर पाए। क्रम को परिवर्तित कर देंगे तो पूरा आव्यूह का सिद्धांत ही परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। तो पहले पंक्ति फिर स्तंभ। तो हमने आपको बताया क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब आव्यूहों के प्रकार के अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे पंक्ति आव्यूह। चलिए, 2 आव्यूह हम आपको एक साथ बताते हैं, एक पंक्ति आव्यूह और एक स्तंभ आव्यूह। विद्यार्थियों यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्षैतिज आव्यूह और पंक्ति आव्यूह में, ऊर्ध्वाधर आव्यूह और स्तंभ आव्यूह में। चूंकि अगर सामान्य भाषा की बात करें तो क्षैतिज का मतलब पंक्ति होता है और ऊर्ध्वाधर का मतलब स्तंभ होता है ना। तो इसका मतलब क्षैतिज को हम लोग पंक्ति भी कहें, ऊर्ध्वाधर को स्तंभ भी कहें, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षैतिज और पंक्ति लगभग इसके शाब्दिक अर्थों में तो समानता है, लेकिन आव्यूह की दृष्टिकोण से इस दोनों में थोड़ा टेक्निकली अंतर है। उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर आव्यूह और स्तंभ आव्यूह में भी समानता है शब्दों में, लेकिन टेक्निकली रूप से दोनों की परिभाषाएं, दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग प्रकार के हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले पंक्ति आव्यूह। चलिए, कोई भी आव्यूह दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग
उस आव्यूह की क्रम संख्या या कोटि संख्या को प्रदर्शित करेंगे। कोई भी आव्यूह दिया जाए तो सबसे पहले उस आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा। विद्यार्थियों अब बताइए इस आव्यूह की क्या विशेषता है। निश्चित रूप से किसी भी आव्यूह की विशेषता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उस आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या, और सदैव किसी भी आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या उस आव्यूह के दाईं ओर नीचे की तरफ लिखा जाता है। इसमें एक पंक्ति है और 4 स्तंभ है। एक पंक्ति है और 4 स्तंभ है। विद्यार्थियों, जब किसी आव्यूह में एक ही पंक्ति हो तो ऐसी आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। यानी जो पंक्ति आव्यूह की विशेषता होती है वो या पंक्ति आव्यूह की परिभाषा होती है, उसमें गणितज्ञों के द्वारा बताया गया कि जब किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो तो ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। स्तंभ चाहे जितने हो, 4 हैं कि 400 हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर पंक्ति केवल एक है तो इसे पंक्ति आव्यूह कह पाएंगे। अब थोड़ा यहां पे हम लोग देखते हैं क्षैतिज और पंक्ति को। क्षैतिज और पंक्ति को, क्षैतिज की परिभाषा बता रही है कि जिसमें पंक्ति की संख्या कम हो स्तंभ की संख्या से, उसे क्षैतिज आव्यूह। और यहां बता रहा है कि जिसमें एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह। तो यहां कह सकते हैं कि क्षैतिज आव्यूह की शर्तों का भी तो पालन कर रहा है कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम है। बिल्कुल, यानी ये क्षैतिज आव्यूह भी हो सकता है, लेकिन स्पेशल रूप से यह है पंक्ति आव्यूह ना। ये मत समझना कि क्षैतिज पंक्ति बराबर होता है। ये पंक्ति है, इसे क्षैतिज भी कह सकते हो, लेकिन इसे पंक्ति नहीं कह सकते हो। पंक्ति आव्यूह तब कहेंगे जब पंक्तियों की संख्या केवल एक होगी। अभी मैं आपको केवल परिभाषा बता रहा हूं, जब हम लोग सवाल पढ़ेंगे, ठीक है, प्रश्नों को हल करेंगे तो इसके और गहराई में हम लोग प्रवेश करेंगे। अब स्तंभ आव्यूह, तो स्तंभ आव्यूह में अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को देखें ABC, चलिए कितनी पंक्तियां, 3 पंक्तियां, और कितने स्तंभ, 3 स्तंभ। तो इस आव्यूह की कोटि या क्रम क्या है, 3 × 1। इसमें क्या विशेषता है, इसमें विशेषता है कि इसमें स्तंभों की संख्या केवल 1 है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। जब आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह। एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने हैं इससे कोई मतलब नहीं। अगर पंक्ति केवल एक है तो वह पंक्ति आव्यूह, और जब स्तंभ केवल एक हैं तो वह स्तंभ आव्यूह, पंक्ति चाहे जितने हो जाएं। ठीक, तो मैंने आपको 4 प्रकार बताए, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कराता हूं कि जब किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो जाए तो ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जब किसी आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो जाए तो इसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जब किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, और जब किसी आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आव्यूह के अगले प्रकार में आते हैं। विद्यार्थियों, जो आव्यूह का अगला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे उस आव्यूह का नाम है वर्ग आव्यूह। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ग, हम लोग गणित में पढ़ते हैं ना, वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो ना। तो वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ ना, 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 ना। एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं, ABCD। सबसे पहले हमने आपको इसीलिए बताया कि जब कोई भी एक आव्यूह दिया हो तो सबसे पहले हम लोग उस आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या को प्रदर्शित करेंगे। अगर इसमें देखा जाए तो इसकी कोटि या क्रम कितनी है बताइए। अब सब लोग पहचान पाएंगे, लिख पाएंगे कि इसकी कोटि है 3 × 3 और इसकी कोटि है 2 × 2 ना। ऊपर वाले आव्यूह में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति हो गई,
और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, इसमें स्तंभ भी 3 हो गए। तो ये आव्यूह 3 गुणित 3 कोटिका है। अगर सेकंड वाले आव्यूह की हम लोग बात करें तो इसमें क्या है कि पहला पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, ये भी 2 गुणित 2 कोटिका है। तो अगर इन दोनों आव्यूहों को हम लोग गहराई से देखें, इसको ध्यान से देखें, इस पर विचार करें, तो दोनों आव्यूहों की जो विशेषता है वो निकल करके आ रही है कि इन दोनों आव्यूहों में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो ध्यान देना विद्यार्थियों कि जब किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग ना। जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ, तो ऐसा आव्यूह वर्ग आव्यूह। जिसे 3 गुणित 3 कोटिका हो, 2 गुणित 2 कोटिका हो, 4 गुणित 4 कोटिका हो, 5 गुणित 5 कोटिका हो, 6 गुणित 6 कोटिका हो ना। तो ऐसे समस्त आव्यूह वर्ग आव्यूह की श्रेणी में आते हैं। तो जब किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए तो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहेंगे वर्ग आव्यूह। चलिए, अब इसके बाद जो आव्यूह का अगला प्रकार हम लोग देखेंगे, उस आव्यूह को कहते हैं विकर्ण आव्यूह। कैसा आव्यूह? विकर्ण आव्यूह। विद्यार्थियों, जब विकर्ण का नाम आता है तो आपके सामने एक आयत या वर्ग का चेहरा ध्यान आता होगा ना। पहले हम लोग समझें विकर्ण कहते किसे हैं, तब हम लोग विकर्ण आव्यूह को और आसानी तरीके से समझ पाएंगे। विकर्ण क्या है? जैसे मान लिया जाए कि ABCD कोई एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में बहुत सारी आकृतियां आती हैं, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, बहुत सारी आकृतियां आती हैं। तो विकर्ण क्या होता है ना? विकर्ण कहते हैं, जैसे एक मैंने रेखा खींच दिया AC, ये है विकर्ण। विकर्ण की परिभाषा क्या है? किसी चतुर्भुज के 2 शीर्षों को आपस में जोड़ने वाली तिर्यक सरल रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। और एक विकर्ण हो गया ABD ना। अब देखिए, जब 2 विकर्ण होते हैं तो हम लोग इसमें से किसी एक को मुख्य विकर्ण कह देते हैं दोनों एक ही चीज, लेकिन एक को मुख्य विकर्ण मान लेते हैं कुछ देर के लिए। कहीं भी अगर 2 व्यक्ति हैं तो उसमें एक को मुखिया मान लेते हैं, एक को नेता मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो 2 विकर्ण हैं उसमें हम लोग किसी एक विकर्ण को क्या कह देते हैं? मुख्य विकर्ण। या तो हम लोग AC को मुख्य विकर्ण कह देंगे, या तो BD को मुख्य विकर्ण कह देंगे, ठीक। और एक को सहायक विकर्ण कह देंगे। तो हरदम ध्यान देना, मैं आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं कि जो विकर्ण होता है वो कोई एक तिर्यक आकृति इस तरीके से होती है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं विकर्ण आव्यूह। एक आव्यूह हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, चलिए, इसकी कोट या क्रम संख्या कितनी है? सबसे पहले ध्यान देना, अपनी आदत में बैठा लीजिए कि कोई भी आव्यूह हम लोग लिखेंगे, प्रश्न में दिया हो या ना दिया हो, किताब में लिखा हो या ना लिखा हो, सबसे पहले हम लोग उसकी कोटि संख्या या क्रम संख्या लिखेंगे। विद्यार्थियों, यह आव्यूह 3 गुणित 3 कोटि का है ना। अब इसमें देखिए, एक विकर्ण तो हो गया 2 4 5 और एक विकर्ण हो गया 0 4 0, 2 विकर्ण। तो इसमें हम लोग इसे मान लेते हैं मुख्य विकर्ण। इसे हम लोग क्या मान लेते हैं? मुख्य विकर्ण। और इसको सहायक विकर्ण मान लेते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं, चलिए, इसमें मैं इसको मुख्य विकर्ण मान लिया तो दोनों तरफ से आपको मैं दिखा सकता हूं। इसकी कोटि क्या है? 2 गुणित 2 कोटि का है, ठीक। चलिए, इस पर मैं आगे बात करूंगा कि क्या विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होना जरूरी है? क्या बिना वर्ग आव्यूह के कोई आव्यूह विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकता? इस पर हम लोग आपसे अभी आगे बात करेंगे। पहले इसको देखें आप लोग, ए है विकर्ण आव्यूह, ए भी विकर्ण आव्यूह है और ए भी विकर्ण आव्यूह है।
जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है, तो इस आव्यूह में मैंने इसको मुख्य विकर्ण मान लिया और इसे सहायक विकर्ण मान लिया, और इस वाले एग्जाम्पल में मैंने इसको मुख्य विकर्ण मान लिया और इसको सहायक विकर्ण मान लिया। क्या आपको इस आव्यूह में कोई विशेषता नजर आ रही है? बिल्कुल। क्या इस आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हैं? क्या ऐसा है? बिल्कुल। मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हैं? शून्य हैं। और यहां भी देखिए, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हैं। तो ध्यान देना कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। यानी जो मुख्य विकर्ण में अवयव हों वे शून्य ना हो, लेकिन शेष सभी अवयव शून्य हों। इसी तरीके से यहां देखिए कि मुख्य विकर्ण हमने इसको माना, तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर यहां भी शेष जो भी अवयव बचे हैं वे सारे अवयव क्या हैं? शून्य हैं। तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। मान लिया जाए कि सभी अवयव शून्य हो जाएं, कोई एक अवयव शून्य ना हो, ये न हो जाए, तो क्या ऐसी स्थिति में इसे विकर्ण आव्यूह कह पाएंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। शर्त है विकर्ण आव्यूह होने के लिए कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होने चाहिए। इसलिए इसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त कोई भी अवयव शून्य के अलावा अन्य कोई संख्यात्मक मान नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया आपको क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह और विकर्ण आव्यूह। ठीक। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि अदिश आव्यूह। कौन सा आव्यूह? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या है? चलिए, अदिश आव्यूह को अगर इस देखिए ध्यान से, जो मैंने एक उदाहरण लिखा, तो इसमें भी एक मुख्य विकर्ण है और इसमें भी मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हैं, और इसमें भी मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? अगर हम लोग ऊपर वाले उदाहरणों को ध्यान से देखें तो इसमें भी मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हैं, और यहां भी मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि ऊपर वाले आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हैं, लेकिन मुख्य विकर्ण के अवयव अलग अलग हैं, और यहां मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हैं, लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं। सभी अवयव समान हैं। और ध्यान देना कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान और शेष सभी अवयव शून्य हैं, तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहा जाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान और शेष सभी अवयव शून्य हैं, तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहा जाता है। यानी विकर्ण आव्यूह होने के लिए इसमें कोई शर्त नहीं रखी गई कि मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो कि अलग अलग हों, लेकिन अदिश आव्यूह होने के लिए शर्त रख दी गई, एक शर्त निर्धारित कर दी गई कि मुख्य विकर्ण में लिखे सभी अवयव समान होने चाहिए। या तो हर जगह 5 लिखा हो, या तो हर जगह 4 लिखा हो, या तो हर जगह 32 लिखा हो, जो भी संख्यात्मक मान लिखा गया हो, तीनों एक ही होने चाहिए, तभी वह अदिश आव्यूह कहलाएगा। और जब हम लोग 2 गुणित 2 कोटि का लिखेंगे तो दोनों मान समान होना चाहिए। ठीक। तो अब हम लोग इसके आगे की चीजें अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक। चूंकि अभी एप्स प्रोसेस में है,
अभी लंबे वीडियो डालने में थोड़ा 1-2 दिन इसमें प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आज का क्लास लगभग मैंने आधे घंटे का बनाया। इसके आगे का वीडियो हम लोग कल देखेंगे। एक बार इसको रिवीजन करिए, 2 बार 3 बार वीडियो देख करके चीज़ों को पढ़िए। फिर इसके बाद हम लोग जब परिभाषा वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग आएंगे आव्यूह में। अब इसके बाद बहुत से आव्यूह एक बार मैं बता देता हूँ कि अदिश आव्यूह के बाद है इकाई आव्यूह। अभी मैं परिभाषा बोलता हूँ फिर आपको कल समझाऊंगा। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 और शेष सभी अवयव 0 हों तो ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद है ज्वाइंट आव्यूह। किसी आव्यूह के सभी तत्वों के सहगुणनखंडों से प्राप्त आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को उस आव्यूह का एडज्वाइंट आव्यूह कहते हैं। किसी आव्यूह के सभी तत्वों के सहगुणनखंडों से प्राप्त आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को उस आव्यूह का एडज्वाइंट आव्यूह कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, बहुत सारे आव्यूहों को हम लोग एक क्लास और हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आव्यूहों के प्रकार की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे आव्यूहों का योगफल, आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का गुणनफल, और इसी के साथ आपको हम बताएंगे ए इनवर्स ज्ञात करना, एडज्वाइंट आव्यूह ज्ञात करना, सारणिक ए का मान ज्ञात करना और किसी भी समीकरण को आव्यूह विधि की सहायता से हल करना, क्रेमर विधि की सहायता से हल करना, और इसके साथ सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।